नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर फ्रीक्वेंसी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अगर फोर कोऑर्डिनेट में हम लिखें अगर, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली कोई भी जो फोर फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम कहां से मीट करते हैं, एग्जैक्टली वेव इक्वेशन से हम एग्जैक्टली वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारा टास्क क्या रहेगा कि जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है इसके चारों कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर वेव इक्वेशन जो एग्जैक्टली मैंने वो इस प्रकार राइट की। यहाँ देखो एग्जैक्टली वेव इक्वेशन साई इक्वल टू ए क्या एग्जैक्टली आपका एम्पलीट्यूड होता है, और एक्सपोनेंशियल ये एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेट करता है, और आयोटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये एग्जैक्टली k डॉट r माइनस ओमेगा t। ठीक है, यहाँ पर देखो k क्या होता है आपका वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, r आपका पोजीशन वेक्टर होता है, और ओमेगा आपका क्या होता है वेव की यानी तरंग की एंगुलर वैल्यूज जो फ्रीक्वेंसी होती है, और t एग्जैक्टली टाइम किसी भी टाइम के ऊपर। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो इस वेव इक्वेशन में एक स्पेशलिटी है। क्या? इस वेव इक्वेशन को हम एक अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दूसरी फॉर्म क्या होती है, वो एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ देखो साई वेव इक्वेशन में रिलेट करता है, ए एम्पलीट्यूड है, ये एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल है, ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एग्जैक्टली ये होता है फाई मतलब ये वाला पूरा कंटेंट। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एग्जैक्टली फेज एंगल के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, फेज एंगल है किसका, किसी भी वेव इक्वेशन का। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज ए फेज एंगल। फेज एंगल का क्या इंपॉर्टेंस है? फेज एंगल का एक विशेष इंपॉर्टेंस होता है कि जब भी हम रिलेटिविटी के अंदर कोई भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं या तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, वहां पर कोई भी तरंग को अगर अलग अलग फ्रेम द्वारा अगर ऑब्जर्व किया जाता है, तो वहां पर एक क्वांटिटी ऐसी होती है वेव इक्वेशन में जो इनवेरिएंट रहती है, वो एग्जैक्टली फेज एंगल कहलाता है। ठीक है, आप एग्जैक्टली फेज एंगल में और फेज डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। ठीक है, अब देखो फेज एंगल का क्या है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि फेज एंगल ऑफ वेव है ना, किसी भी वेव का फेज एंगल जो होता है इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, यानी कि ये क्वांटिटी इनवेरिएंट रहती है। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको आप ऑब्जर्व करो तो ये एग्जैक्टली नॉन चेंज रहती है। ठीक है, इन ऑल यूनिट्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डज नॉट डिपेंड, और किसी पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स एंड रेफरेंस, यानी कि सोर्स की मोशन या ऑब्जर्वर की मोशन पर फेज एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये इनवेरिएंट क्वांटिटी है। ये फाई जो है वो एग्जैक्टली इस क्वांटिटी के बराबर है। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, और एक्सपोनेंशियल आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो एग्जैक्टली फेज एंगल कहलाता है। तो ये फेज एंगल देखो एग्जैक्टली जो है मैंने यहाँ लिख दिया k डॉट r माइनस ओमेगा t इक्वल टू इनवेरिएंट है। ये क्या है यहाँ पे कि आपका वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको एग्जैक्टली हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि को एग्जैक्टली मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ मैं आयोटा k x प्लस j k y प्लस आपका जो k है ना, और एग्जैक्टली वो जो होगा वो k z, यानी कि k वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट को एग्जैक्टली मैंने हमारे सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हुआ? यहां पर बीच में देखो डॉट प्रोडक्ट है, r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली हम ऐसे लिखते हैं आयोटा x प्लस j और आपका y प्लस आपका जो होगा वो k आपका और आपका z। इस प्रकार एग्जैक्टली पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है, हमने कई बार लिखा है। इन दोनों के बीच में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, तो देखो आयोटा का आयोटा के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है, यानी कि इन दोनों इक्वेशनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं अगर, तो मुझे फाइनल इक्वेशन जो मिलेगी वो एग्जैक्टली क्या मिलेगी, वो एग्जैक्टली ये मिलेगी मेरे को। ठीक है, kx और आपका x प्लस आपका ky इज इक्वल टू y प्लस आपका kz इनटू आपका z होगा, और माइनस ओमेगा t और इज इक्वल टू आपका इनवेरिएंट। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट एग्जैक्टली ये जो इक्वेशन जो लिखी गई है, इस इक्वेशन में देखो एग्जैक्टली यहाँ पे x, y और z तीन कोऑर्डिनेट हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली फोर फ्रीक्वेंसी यानी फोर कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं चारों कोऑर्डिनेट को लिखता हूं कि मान लिया किसी भी में s फ्रेम के अंदर, ठीक है, किसी भी s फ्रेम में कोऑर्डिनेट तो क्या होगा एग्जैक्टली, तो जो x जो पहला हो वो एग्जैक्टली पहला कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा y है वो एग्जैक्टली हमारा x2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तीसरा एग्जैक्टली क्या आपका z है आपका वो एग्जैक्टली क्या होगा आपका x3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा,
और फोर्थ जो होगा, ठीक है, वो होगा एग्जैक्टली टी, है ना, टाइम, और एग्जैक्टली वो हो जाएगा आपका x फोर, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली देखो हमने जब 4 डायमेंशन ज्योमेट्री को जब हमने पढ़ा था, ठीक है, फॉर्मेशन पढ़ा था, हमने क्या फाइंड आउट किया था, मिल्टन की स्पेस के अंदर, वो वीडियो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। वहां पर हमने जो चौथा कोऑर्डिनेट लिया था वो एग्जैक्टली क्या था आपका, वो एग्जैक्टली आयोटा और आपका सी, ये एग्जैक्टली फोर्थ कोऑर्डिनेट काम में लिया गया था। लेकिन देखो एग्जैक्टली हमारी यहाँ की इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका kx, ठीक है, और पहला कोऑर्डिनेट आपका x1, है ना, तो जो होगा, ठीक है, और प्लस आपका, ठीक है, दूसरा क्या ky की जगह आपका जो होगा वो ky, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका x2 कोऑर्डिनेट प्लस आपका kz होगा एग्जैक्टली, और आपका यहाँ क्या हो जाएगा आपका x3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या दोनों एग्जैक्टली में ओमेगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, आयोटा c और t और अपॉन आयोटा और c, देखो मैंने आयोटा c का गुणा किया और आयोटा c का भाग लगा दिया, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जो क्या हुआ एग्जैक्टली मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया, ठीक है, मेरी ज्योमेट्री के अंदर, और ये किसके बराबर है, ये एग्जैक्टली इनवेरिएंट है ना। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन एग्जैक्टली में नई फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे kx x1 प्लस ky, ठीक है, और x2, है ना, प्लस k3 और आपका x3, और यहाँ देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन में देखो एग्जैक्टली मैं आयोटा को ऊपर नीचे और गुणा कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरी ये माइनस सिंबल यहाँ से हट जाए, ठीक है, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करूंगा क्या होगा एग्जैक्टली, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा ओमेगा, है ना, और अपॉन c, और ये आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, आप करके देखना है एग्जैक्टली, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x4 कोऑर्डिनेट और एग्जैक्टली इनवेरिएंट, है ना, ये एग्जैक्टली होगा, है ना। अब देखो एग्जैक्टली इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में एग्जैक्टली मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, देखो इस प्रकार लिख सकता हूं इक्वेशन को एग्जैक्टली, मैं क्या करता हूं, जो kx है ना एग्जैक्टली इसको मैं मान लेता हूं k1 मान लेता हूं, है ना, और ky है इसको एग्जैक्टली मैं k2 मान लेता हूं, और एग्जैक्टली kz है इसको एग्जैक्टली मैं k3 मान लेता हूं, और देखो चौथा कोऑर्डिनेट क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर आयोटा ओमेगा अपॉन c, इसे मैं एग्जैक्टली k4 कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, ठीक है, ये चार कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए, इसको एग्जैक्टली मैं इक्वेशन में रख देता हूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी एग्जैक्टली यहाँ से k1 x1 प्लस आपका k2 x2 प्लस आपका k3 और आपका x3 और प्लस आपका k4, है ना, और x4 बनेगा, ये एग्जैक्टली इनवेरिएंट होगा, है ना। अब देखो इस प्रकार एग्जैक्टली मेरी पूरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है, ये एग्जैक्टली 4 डायमेंशन इक्वेशन का काम करेगी, ये किसके लिए है, ये एग्जैक्टली s फ्रेम के लिए, किसी भी एक रेफरेंस फ्रेम s के लिए, ठीक है, मानिए किसी भी रेफरेंस फ्रेम s के लिए। सिमिलरली अगर मैं किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम s डैश के लिए यही इक्वेशन लिखना चाहूं अगर मैं, तो वो इक्वेशन इधर क्या लिखी जाएगी, वो एग्जैक्टली लिखी जाएगी k1 डैश x1 डैश प्लस आपका k2 डैश आपका x2 डैश प्लस आपका k3 डैश और आपका x3 डैश और प्लस आपका k4 डैश और आपका x4 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इनवेरिएंट, ठीक है। और ये एग्जैक्ट किसकी होगी, किसी भी s डैश फ्रेम के लिए हो जाएगी, ठीक है। यहां पर देखो सिमिलर यही जो कोऑर्डिनेट है kx जो कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली यहां क्या होगा, यहां पर देखो एग्जैक्टली kx, है ना, डैश कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, k1 डैश कोऑर्डिनेट, ठीक है, kx जो सॉरी y होगा डैश वो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आपके k2 डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो k3 होगा डैश, है ना, सॉरी जेड कर देता हूं ना, वो एग्जैक्टली k3 डैश कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और यहां पर जो आयोटा ओमेगा डैश अपॉन c है वो एग्जैक्टली k4 डैश कोऑर्डिनेट हो जाएगा, किसके लिए, s डैश फ्रेम के लिए। तो ठीक इस प्रकार एग्जैक्टली मैं किसी भी s फ्रेम के लिए, किसी भी s डैश फ्रेम के लिए एग्जैक्टली मैं इक्वेशंस को राइट डाउन कर सकता हूं। अब देखो एग्जैक्टली यहां पर ये जो पूरी इक्वेशन लिखी है दोनों, ठीक है, दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को एग्जैक्टली सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो वो एग्जैक्टली से लिख सकता हूं, ठीक है ना, तो देखो एग्जैक्टली आपका k i, है ना, और आपका x g कर सकता हूं, वो एग्जैक्टली इनवेरिएंट होगा, है ना, और इनवेरिएंट, है ना, और एग्जैक्टली यहां पे i और j की जो वैल्यू है वो 1 2 3 और 4 तक वेरी करेगी। इस प्रकार एग्जैक्टली इस इक्वेशन को मैं एग्जैक्टली शॉर्ट करके लिख सकता हूं, ठीक है। और वहां देखो कि जो ki जो है एग्जैक्टली, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या है, 4 फ्रीक्वेंसी या 4 वेव प्रोपगेशन
वेक्टर कहलाता है। तो एग्जैक्टली देखो मैंने इस प्रकार इन इक्वेशन को बना लिया। अब देखो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि ये जो फ्रेम में मैंने इक्वेशन बनाई फ्रीक्वेंसी के लिए, वो इसके कोऑर्डिनेट और x डैश में बनाएगी कोऑर्डिनेट डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यानी ये किसके लिए है, ये s फ्रेम के लिए, किसके लिए, s डैश फ्रेम के लिए। तो एग्जैक्टली s किसी भी दो फ्रेम में अगर हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जैक्टली मैंने एक लेक्चर सेपरेट बनाया है। उस लेक्चर में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं जो दो फ्रेम में किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली अब हम क्या करेंगे, उसी लेक्चर का जो फाइनल आउटकम था हमारा वो था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन को जो आपको दिख रही होगी, इस इक्वेशन का यूज करके हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। किसमें, 4 डायमेंशन कोऑर्डिनेट के अंदर। वो एग्जैक्टली आपको इस पर दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने किसी s बेस फ्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन किसी s फ्रेम के अंदर किया है, वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार उस इक्वेशन का यूज करके किया है। अब एग्जैक्टली हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा यहां पे डायरेक्टली मैं ये इक्वेशन देखो k है ना 1 डैश किसी भी s डैश फ्रेम के लिए पहला फ्रीक्वेंसी का कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, वेव प्रोपगेशन का, वो किसके बराबर होगा, वो इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी गामा आपका k1, ठीक है, प्लस आपका ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना, आयोटा, बीटा और गामा और आपका k4। इसको एग्जैक्टली सिंपली मैं गामा कॉमा ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका k1 प्लस बीटा आयोटा और आपका सॉरी हाँ k4 कोऑर्डिनेट है ना, k4 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एग्जैक्टली मैं इस इक्वेशन को राइट डाउन कर सकता हूं। सेकंड देखो k2 डैश, ठीक है, आपका k2 डैश जो है वो एग्जैक्टली क्या होगा, आपका सिंपली k2 के बराबर होगा। सिमिलरली आपका k3 डैश जो होगा वो एग्जैक्टली आपके k3 के बराबर होगा। क्लियर हुआ। अब देखो k4 डैश, ठीक है ना, k डैश 4 कोऑर्डिनेट को एग्जैक्टली इस कोऑर्डिनेट इसको मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जैसे देखो यहां पर हो जाएगा माइनस आयोटा है ना, बीटा और गामा और आपका k1, ठीक है, और ये प्लस आपका गामा और आपका k4 है ना, k4 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जैक्टली मैं सिंपली गामा को एग्जैक्टली मैं बाहर ले लेता हूं, है ना, तो गामा को मैंने बाहर लिया और इस कोऑर्डिनेट को पहले लिख लेता हूं, यानी k4 कोऑर्डिनेट, और यहां से इसको माइनस होगा आयोटा बीटा और आपका k1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये एग्जैक्टली इस इक्वेशन से मैंने फाइनल आउटकम निकाला है। अब देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, k1 डैश का है, ठीक है। अगर आप चाहोगे, आप अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहोगे, ठीक है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एग्जैक्टली मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूं, कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में। सिंपली यहां देखो होगा वो k1 होगा, वो एग्जैक्टली लिखा जाएगा गामा, ठीक है, और यहां पर k1 डैश माइनस आयोटा बीटा और k4 डैश, इस प्रकार इनके सिंबल एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा। आपका जो k2 होगा वो एग्जैक्टली k2 डैश के बराबर होगा, आपका k3 होगा वो एग्जैक्टली आपके k3 डैश के बराबर होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होगा आपका k4 वो एग्जैक्टली ये कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, एग्जैक्टली गामा आपका, और यहाँ पर k4 डैश प्लस आयोटा बीटा और आपका k1 डैश, ये कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली राइट डाउन किए जाएंगे। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, 4 फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से एग्जैक्टली हमने फाइनल इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन की। अब एग्जैक्टली हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं k1 फर्स्ट जो s फ्रेम का जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट है k1 उसको एग्जैक्टली मैं सोल्व करता हूं, ठीक है। सिंपल उसको मैंने एक डायग्राम बनाया सिंपल, ठीक है, सिंपल एज्यूम करो, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट में सोल्व करना चाहता हूं मैं, ठीक है। देखो यहां पर कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट k1 है ना, k1 का मीनिंग देखो एग्जैक्टली यहां से k1 कोऑर्डिनेट जो हमने माना था वो किसके बराबर है, kx के, यानी कि जो वेव प्रोपगेशन का जो कोऑर्डिनेट है उसका पहला कोऑर्डिनेट x डायरेक्शन में, ठीक है, x डायरेक्शन कोऑर्डिनेट उसका मतलब क्या होगा, k1 होगा आपका, वो होगा आपका kx। इसका मतलब x क्या करना है, देखो सिंपल डायग्राम को देखो एग्जैक्टली, ठीक है। मान लिया कोई भी वेव प्रोपगेशन जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है k, वो वेव इस तरफ जा रही है, p वहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के x कोऑर्डिनेट से अगर वो एक थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, वो अगर थीटा एंगल बना दिएगा तो सिंपली क्या होता है, हम वेक्टर कैलकुलस में कई बार पढ़ते हैं कि x के साथ यानी जो एंगल के साथ अगर जो एक्सिस लगती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, cos थीटा भी होगी, यानी कि kx जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, k cos थीटा होगा, और जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा,
के वाई क्या होगा, के साइन थीटा होगा। सिंपल, ये हमने कई बार इसको किया है। यानी कि जो पहला कंपोनेंट के एक्स है जो हमारा, ठीक है, वो कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर होगा, के का कोस थीटा में प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि वो होगा एग्जैक्टली आपका के आपका कोस और एग्जैक्टली आपका थीटा होगा, ठीक है। ये हो गया एग्जैक्टली। अब देखो एग्जैक्टली जो के होता है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली अपन इस प्रकार राइट डाउन करते हैं, ओमेगा अपॉन सी। कई बार अपन ने पढ़ा है इस इक्वेशंस को, ठीक है। तो इनके इसको इंपुट करो तो क्या होगा, एग्जैक्टली हो जाएगा अपना ओमेगा अपॉन सी और आपका कोस होगा वो थीटा होगा। क्लियर हुआ। अब देखो एग्जैक्टली व्हाट इज द थीटा, एंगल थीटा क्या है, देखो एग्जैक्टली एंगल थीटा इन बिटवीन के एंड बीटा, बीटा इज v अपॉन सी। v अपॉन सी इंडिकेट करता है वेव की वेलोसिटी और फ्रेम की वेलोसिटी, दोनों का अनुपात जो होता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली डिसाइड होता है, ठीक है। अगर फ्रेम की स्पीड और वेलोसिटी, इसकी स्पीड सेम होती है अगर, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल होगा वो किसमें, एस फ्रेम में, ठीक है, यानी कि ये एस फ्रेम में होगा। अगर यही इक्वेशन अगर मैं फाइंड आउट करूं किसके लिए, k1 डैश के लिए फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो क्या होगा जस्ट देखो k1 डैश, k1 डैश जो एग्जैक्टली है वो किसके बराबर है, वो क्या है, kx डैश, यानी कि x यानी कि कंपोनेंट x होगा किसमें, s डैश फ्रेम में। मान लिया आगे मानता हूं ये फ्रेम s डैश बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर वही इक्वेशन फाइंड आउट होगी, ये क्या होगा आपका kx डैश हो जाएगा, वही कंपोनेंट फाइंड आउट होगा, कोई चीज क्या होगा आपका वेक्टर k का आपका कोस कंपोनेंट, ठीक है, लेकिन वहां पे एंगल डिफरेंट हो जाएगा, एंगल एग्जैक्टली थीटा डैश हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ओमेगा डैश अपॉन सी और एग्जैक्टली कोस आपका थीटा डैश, ये एग्जैक्टली जो होगा एग्जैक्टली चेंजमेंट होगा। तो हमने क्या किया, हमने k1 और k1 डैश की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब एग्जैक्टली देखो हम जो नेक्स्ट वर्क करेंगे क्या करेंगे, एग्जैक्टली हमारी जो ये इक्वेशन है, फोर्थ वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन एग्जैक्टली क्या कहती है, देखो यहाँ पर हमको ये इक्वेशन कहती है k4 डैश इज इक्वल टू आपका है ना गामा, ठीक है, और आपका k4 है ना माइनस आयोटा बीटा और आपका k1। क्लियर हो, k4 डैश, ठीक है, देखो यहाँ पर आपका k4 डैश की वैल्यू क्या एग्जैक्टली है, आयोटा ओमेगा डैश अपॉन c होती है, ठीक है, यानी तो यहाँ से होगी आयोटा है ना ओमेगा डैश अपॉन c, ये होती है आपके k4 डैश की वैल्यू। अब देखो एग्जैक्टली गामा एग्जैक्टली आपका बाहर यहीं पर रहेगा, k4 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आपकी आयोटा सॉरी ओमेगा अपॉन c होगी, ठीक है, ये आयोटा ओमेगा अपॉन आपकी एग्जैक्टली c हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से माइनस होगा, और देखो यहाँ पर आयोटा, क्लियर हुआ, यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्टली बीटा, और ये k1 की वैल्यू एग्जैक्टली हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन एग्जैक्टली में s और s के फ्रेम को मिक्सिंग करके ले रहा हूं, है ना, ये होगा आपका cos सॉरी k cos थीटा या फिर ओमेगा अपॉन c cos थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा ओमेगा अपॉन c और आपका cos है ना थीटा हो जाएगा। क्लियर हो। अब देखो एग्जैक्टली इस स्थिति में इस इक्वेशन को हम अगर फर्दर सोल्व करें तो आयोटा ओमेगा डैश अपॉन c आपका है ना, यहाँ देखो एग्जैक्टली जो आयोटा और ओमेगा c इसको एग्जैक्टली कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो गामा है ना उस तक में क्या होगा आयोटा ओमेगा अपॉन c एग्जैक्टली मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये कॉमन लेता हूं, यहाँ क्या बचेगा एग्जैक्टली मेरा, यहाँ बचेगा एग्जैक्टली मेरा 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा एग्जैक्टली आपका बीटा बचेगा, आयोटा ओमेगा c एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर cos थीटा बचेगा, ठीक है ना cos थीटा। तो देखो एग्जैक्टली ये कंडीशन में फाइंड आउट हुई है ना। अब देखो एग्जैक्टली ये जो आयोटा अपॉन c है वो एग्जैक्टली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, ओमेगा डैश इज इक्वल टू गामा ओमेगा है ना और 1 माइनस बीटा आपका और आपका कोस आपका थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। और देखो यहाँ से ओमेगा डैश जो होता है उसकी वैल्यू इसी तुम्हें पता है, ओमेगा डैश क्या होता है हमेशा 2 पाई आपका f डैश, ये एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यही एग्जैक्टली ओमेगा में आप लोग लिखोगे 2 पाई और f है ना, ये किसकी है, ये s डैश फ्रेम की फ्रीक्वेंसी और ये f डैश की फ्रीक्वेंसी, किसमें वेव की फ्रीक्वेंसी इन फ्रेम में, ठीक है। ये एग्जैक्टली अप्लाई करोगे इसके अंदर तो क्या होगा आपका 2 पाई और f होगा एग्जैक्टली f डैश इज इक्वल टू आपका गामा है ना 2 पाई और आपका f और आपका 1 माइनस बीटा और आपका cos थीटा होगा। और यहाँ से देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए और f फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। f फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f बराबर क्या होगा, f बराबर होगा 1 यानी कि f डैश अपॉन है ना गामा, ठीक है, और 1 माइनस और आपका जो होगा वो होगा हाँ ठीक है
1 माइनस बीटा और आपका कोस एग्जैक्टली थीटा। ये एग्जैक्टली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एग्जैक्टली हमें हमारे पिछले लेक्चर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में फाइंड आउट हुई थी और यही रिलेशन एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट हुआ। यानी कि आज के इस लेक्चर में हमने 4 फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन किया और हमने एग्जैक्टली फाइनल इक्वेशन को फाइंड आउट किया। थैंक यू।